नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत नैनीताल से बड़ी खबर के साथ, जहां नैनीताल में सीएम धामी ने बास्केटबॉल और फुटबॉल खेला। पर्यटकों से सीएम धामी की मुलाकात भी बेहद खास रही। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ किस तरीके से फुटबॉल खेलते नजर आए हैं। सीएम धामी ने अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नैनीताल के दौरे पर हैं। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जहां उन्होंने बड़ा बाजार, पंथ पार्क और क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल घूमने और आए पर्यटकों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान सीएम धामी ने पंथ पार्क क्षेत्र में चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद चाय बनाई। चाय पीने के साथ उन्होंने अपने अपने सहयोगियों, अपने स्टाफ को भी चाय पिलाई। सीएम नैनीताल स्थित डीसा खेल मैदान भी पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ लंबा समय बिताया, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेला। इस दौरान खिलाड़ियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से नैनीताल में रेसिंग ट्रैक, हॉकी, एस्ट्रोटर्फ समेत विभिन्न सुविधा नैनीताल को दिलाने की मांग की। तो फिलहाल 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से स्ट्रीट फूड का यहाँ पर लुत्फ उठाते नजर आ रहे होंगे सीएम धामी, आपको चाय पीते हुए। और अल सुबह की तस्वीरें देखिए कितनी खास, जब सीएम धामी आम लोगों की तरह ही आम लोगों के बीच में जलपान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, नैनीताल का 2 दिवस का दौरा था, बेहद खास ये दौरा रहा, जहां विकास कार्यों की न सिर्फ समीक्षा की गई, बल्कि एक अलग ही अंदाज धामी का आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें लोगों के बीच में उठकर बैठ जाते हैं, जलपान ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए, बच्चों के साथ भी वह फुटबॉल खेलते आपको नजर आ रहे होंगे। तो पर्यटकों से मिले, मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और एक अलग ही अंदाज में आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त नजर आ रहे होंगे। देखिए, सुबह की तस्वीरें जहां चाय का लुत्फ ले रहे हैं, पर्यटक उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे हालचाल जाना जा रहा है। चाय बनाने में मदद तक करी उन्होंने। और देखिए, इसके बाद चाय का लुत्फ लिया गया। फुटबॉल के मैदान में सीएम धामी आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इधर हरिद्वार में बीकेयू के चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। चिंतन शिविर में देश भर से किसान पहुंचे। चिंतन शिविर में किसानों से मांगे जा रहे सुझाव। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में देश भर के किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। चिंतन शिविर में सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान से जुड़ी समस्याओं को शामिल किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि पूरे देश में किसानों की समस्याओं का सुझाव लेकर 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर किसान पॉलिसी लागू करने की मांग की, ताकि उत्तराखंड का किसान पलायन नहीं कर सके। सबसे पहले तो सरकार से हमारी एक ही मांग है कि पूरे प्रदेश में एक नियम लागू हो। पूरे प्रदेश में अलग अलग नियम ना हो कि पहाड़ में अलग नियम है, यहाँ अलग नियम है। और सरकार यहाँ की, आप देखो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, जहाँ पे ट्यूबवेलों के बिल बिल्कुल फ्री कर दिए सरकार ने, तो यहाँ भी सरकार को कर देनी चाहिए। और गन्ने का रेट कम से कम 800 रुपये क्विंटल होना चाहिए सरकार। और जो गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं हुआ, वो पेमेंट सरकार को कर देना चाहिए। तो भारतीय किसान यूनियन का ये चिंतन शिविर है। देश भर में किसानों इसमें हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की तमाम समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाने की इसमें संभावना। किसानों से इस बाबत अब सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। 100 दिन के रोड मैप की रणनीति भी तैयार की जा रही है। किसान को लेकर पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, तस्वीर में पीछे आप देख पा रहे हैं, आह्वान किया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में सभी शामिल हों, किसानों की समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की जाए। किसानों से भी इस बाबत सुझाव मांगे जा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त संजय पुंजीर बने हुए हैं। ताज़ा जानकारी के साथ उनसे ही बात करते हैं। संजय, देखिए, बीकेयू का प्रदर्शन किया था, चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में आह्वान भी लगातार तमाम किसानों का किया जा रहा है। क्या कुछ इनकी कार्य योजना है, क्या कुछ इनका प्रोग्राम है, जरा जानकारी दीजिए संजय।
देखिए, बीते लंबे समय से ही किसान अपनी मांगों को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि सभी राज्यों में जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है। हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से लगातार ही किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और इस चिंतन शिविर में करीब 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा और जिस तरह से इनकी मांगे हैं उसको भी यहाँ रखा जा रहा है और उस पर चर्चा भी की जा रही है। किसानों की कई तरह की मांगे हैं। एमएसपी पर चर्चा की गई है। उसके अलावा जो विद्युत विभाग से समस्या आ रही है, बिजली का बिल है, उसके अलावा जो गन्ने के दाम है, सभी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार पर पूरी तरीके से जो किसान है वो हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। और संजय देखिए, एक बात ये भी भी है कि यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय किसान यूनियन की ओर से देखी जा रही है। 3.0 की सरकार जैसे ही हम कह सकते हैं एनडीए की बनी है, सबसे पहला यही निर्णय लिया गया था, किसानों के सम्मान निधि को बढ़ाया गया और आज देखा जाए बनारस में भी 17वीं किस्त जो है पीएम नरेंद्र मोदी लागू करेंगे। ये इसे एक दबाव के तौर पर देखें, क्या माने हम? देखिए, लगातार ही हम देख रहे हैं कि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसमें लगातार जो किसान होते हैं वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं कि वो सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से इस बार जो गठबंधन की सरकार बनी है, उनका यही कहना है कि इस बार पहले वाली राजनीति रणनीति नहीं चलेगी। इस बार किसानों के हित में जो फैसले लिए जाएंगे उनका ही समर्थन किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी किस तरह से मांगे हैं, इन सब बातों को लेकर यहाँ सभी किसानों से रायशुमारी की जा रही है, चर्चा की जा रही है। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। उनका यही कहना है कि जो किसान है उनकी याद केवल सरकार को चुनाव में आती है और चुनाव समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं किसानों की याद नहीं आती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरकार है वो किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों का फायदा नहीं सोचती है, ना उनके हित में कार्य करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस बार ऐसा होता है तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। खासकर अगर बिजली के बिल की बात की जाए तो अगर उस पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके लिए भी एक बड़े आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। अच्छा संजय, ये भी बताइए, चूंकि चिंतन शिविर है, कितने किसान जुट सकते हैं देश भर से? क्या कुछ उम्मीदें फिलहाल नजर आती हैं? देखिए, बीते 3 दिनों से लगातार यहाँ चिंतन शिविर चल रहा है। 16 तारीख से ये चिंतन शिविर वीआईपी घाट पर रखा गया था और हम देख रहे हैं कि लगातार देश के कोने कोने से जो किसान है वो भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लगातार जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, और दोनों ही सरकार उनके हितैषी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि लगातार किसानों का शोषण हो रहा है। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो ये मांगे है वो उग्र रूप ले सकती है और जो आंदोलन है वो लंबा चल सकता है। जी चलिए, अभी क्या लग रहा है, अभी किसी तरह का हम राज्य का सपोर्ट कहें तो कुछ अभी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है राज्य सरकार की ओर से? अब देखिए, अभी इनका जो 100 दिन का है उसके बाद कहां पर किस तरह का प्रदर्शन होना है, क्या इनकी मांगे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और जिस तरह यहां पर किसान पहुंचे हैं भारी संख्या में, उनका भी यही कहना है कि उत्तराखंड में लगातार, उत्तराखंड हो या देश के अन्य राज्य हो, तमाम जगहों पर जो किसान की मांगे हैं वो नहीं सरकार मान रही है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन होंगे वो किसान के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। सभी बातों को लेकर यहाँ पर चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर उन्होंने राज्य सरकार से भी अपील की है जो उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उग्र रूप ले सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। स्टार प्रचारकों की बकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने जारी की है लगभग 44 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। तो प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है।
फिलहाल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है बीजेपी ने। आपको बता दें, बीजेपी ने बाकायदा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें आपको बता दें, जिसमें धामी होंगे, सैयद शहनवाज होंगे, इसी के साथ दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा स्टार प्रचारकों के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी, जो प्रचार प्रसार में ताकत झोंकती नजर आएंगी। तो बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी ने 40 ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो लगातार इन दोनों विधानसभा सीटों में अपनी ताकत को झोंकेंगे और प्रत्याशी के लिए समर्थन की वोटों की अपील जनता से करेंगे। तो प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी ने मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ सिंह सीट से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। देखिए, सीएम धामी और सैयद शहनवाज हुसैन इसमें शामिल हैं। दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए, दुष्यंत गौतम है, रेखा वर्मा को बतौर स्टार प्रचारक रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जो सांसद हैं वह भी स्टार प्रचारकों में ही शुमार किए गए हैं। इसके अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, जो लगातार आपको बता दें कि प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। तो फिलहाल 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस दी है। तो फिलहाल बीजेपी ने मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है और इसकी जिम्मेदारी, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी गई है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट 2 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर बीजेपी ने जारी की है। सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी की स्थिति फिलहाल कैसी नजर आती है? बिल्कुल दीपिका, उपचुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी में बैठक भी हो रही है और बीजेपी ने 2 सीटों मंगलौर विधानसभा सीट पे करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पे राजेंद्र भंडारी को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। अगर बात करें करतार सिंह भड़ाना की, तो चूंकि फरीदाबाद से आते हैं और मंगलौर में चुनाव लड़ रहे हैं करके बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है। वहीं अगर राजेंद्र भंडारी की अगर बात करें तो राजेंद्र भंडारी इससे पहले कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन उस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी से इसी बात में शामिल हुए तो उन्हें टिकट दिया जाएगा उपचुनाव को लेकर के, विधायक को लेकर के। दोनों जगह की अगर स्थिति की अगर बात करें तो दोनों जगह अब जनता इस बात को कह रही है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पे कि जो नेता दल पितू है हम उसको वोट नहीं देंगे, इस तरीके की बात ग्राउंड जीरो पे जनता बोल रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें, बीजेपी आश्वस्त दिख रही है कि ये दोनों सीटें हमारे पाले में आएंगी। वहीं अगर मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहाँ के जो विधायक थे बसपा से काजी सरबत करीम अंसारी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सीट खाली थी, जहां से बीजेपी ने टिकट दिया करतार सिंह भड़ाना को, वही कांग्रेस ने टिकट दिया काजी निजामुद्दीन को। काजी निजामुद्दीन की अगर बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, खाटी नेता माने जाते हैं, साथ साथ राजस्थान के सह प्रभारी भी रह चुके हैं और मंगलौर विधानसभा सीट उनके पाले में ही रही है। लेकिन फिलहाल इसके पिछली बार सरबत करीम अंसारी बसपा से विधायक हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया। लेकिन एक बात जरूर वहां पे सामने आ रही है कि करतार सिंह भड़ाना चूंकि फरीदाबाद से आते हैं और उत्तराखंड वर्सेस बाहरी का वहां पे ज्यादा तेजी से चल रहा है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है। ये बीजेपी का वहां पे जो है एक बैकड्रॉप जरूर है, बीजेपी ने बाहरी व्यक्ति को वहां से टिकट दिया है। दोनों जगह पे स्थिति थोड़ी सी साफ जरूर नजर आ रही है।
कल अच्छा, मुख्य मुकाबले की बात करते हैं अनुज, तो क्या मुख्य मुकाबला आपको बीजेपी या कांग्रेस के लिए ही लग रहा है, या फिर चूंकि बसपा भी हम देखते हैं उत्तराखंड में वह भी सक्रिय रहती है, क्या इन सीटों पर बसपा की मौजूदगी है? क्या त्रिकोणीय बन पाएगा मुकाबला, हम मान सकते हैं क्या ये? बिल्कुल दीपिका, चूंकि मंगलौर विधानसभा सीट है, वहां से बसपा अपना कैंडिडेट खड़ा करती रही है और इस बार भी खड़ा करेगी, क्योंकि वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होना है। और अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होना है, क्योंकि वहां पे बसपा तो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन वहां से 2 से 3 निर्दलीय उम्मीदवार जरूर वहां से खड़े हो रहे हैं, जो बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, जिनका जो वहां के लोकल कैंडिडेट है और जिनका लगभग वोट बहुत ज्यादा है वहां पे, क्योंकि जनता से वो जुड़े हुए हैं, जनता के बीच के एक वरिष्ठ पत्रकार नवल खली वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने खैर नामांकन या पर्चा नहीं भरा है, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी जरूर पेश करी हुई है। तो दोनों जगहों की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। वहीं अगर कल की अगर बात करें तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी, सांसद गढ़वाल सांसद अगर बात करें, उसके बाद माला राजलक्ष्मी शाह, जितने भी 5 सांसद है, अजय टमटा जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए, तो इसके समेत अजय भट्ट, ये तमाम जो लोग हैं ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है और सह प्रभारी रह चुकी है रेखा वर्मा, इन दोनों को जो है स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया। तो उत्तराखंड के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है कि आप सभी लोग एक दिन वहां पे जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे बीजेपी के खाते को लेकर के। जो ये 2 की बैठक हुई है दीपिका, ये इसी बात को लेकर के हुई है कि दोनों सीटें बीजेपी के खाते में कैसे आ पाए, इसको लेकर देखने वाली यही बात होगी, और देखना भी ये होगा अनुज हमको कि क्या जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इन उपचुनावों में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून में बीजेपी का जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित हुआ। 21 जून से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बाकायदा निर्देश दिया गया है। देहरादून में बीजेपी 21 जून से जन सहभागिता कार्यक्रम शुरू करेगी। राज्य में लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद भाजपा मंडल स्तर पर जन सहभागिता कार्यक्रम करेगी और पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी निर्देशित किया। 21 जून से जन सहभागिता कार्यक्रम के शुरू करने के निर्देश दिए। 21 जून को प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ता एक जबकि मोर्चे और प्रकोष्ठ जिला स्तर पर एक योग शिविर आयोजित किया जाएगा। समाज में प्रभुत्व रखने वाले व्यक्तियों, कलाकारों, खेल जगत के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 23 जून को स्मृति दिवस जबकि 6 जुलाई को जयंती के अवसर पर बूथ स्तर पर किए जाएंगे कार्यक्रम। 23 जून से 16 जुलाई तक प्रदेश भर में बड़े स्तर पर हरेला पर्व मनाया जाएगा। सभी बूथों पर एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण कर मनाया जाएगा। हरेला 25 जून को भाजपा आपातकाल की तारीख को काला दिवस के रूप में मनाएगी। 25 जून को भी भाजपा सभी जिलों में गोष्ठियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी। हरिद्वार में टाइगर रिजर्व में सैलानियों का हुजूम नजर आया। पर्यटकों की आवाजाही से राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पार्क की चीला रेंज में तो आपको बता दें, पार्क की चिला रेंज में अधिकारियों ने तालाबंदी कर दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व में सभी गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि रेंज में अधिकारियों ने तालाबंदी कर दी है। गेट बंद करने तक की घोषणा कर दी गई। इस बार पर्यटकों की जो आवाजाही से राजस्व में बढ़ोतरी है, लेकिन देखिए पर्यटकों की आवाजाही इतनी ज्यादा हो गई है कि अब एहतियात बरती जा रही है। वाहनों की सीमित संख्या कर दी गई है। इसके बावजूद भी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा है। पिछले वर्ष यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 16,990 थी, तो वहीं इस बार पर्यटकों की संख्या बढ़कर 22,661 आ गई। अधिकारियों का दावा है कि पर्यटकों की ये संख्या और भी अधिक होगी अगर हरिद्वार शहर में भारी भीड़ के चलते रूट डाइवर्ट प्लान न लागू किया गया होता।
चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विकास नगर में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए चेक पोस्ट भी हैं। वाहन और यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जा रही है। सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक चेक पोस्ट खुले रहेंगे। यमुनोत्री मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जो वहां से जाने वाले वाहन हैं उनकी सफाई से जांच की जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा यात्रियों के किस धाम के रजिस्ट्रेशन है इसे चेक किया जा रहा है। इधर ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है सभी वाहनों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर भी लगभग 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 400 व्यावसायिक वाहन रोज निकल रहे हैं। अगर बात की जाए खामियों की तो बिना चिप कार्ड की लगी लंबी कतारें हैं, यानी कि लंबी प्लेट के वाहनों को रोका जा रहा है। एडवांस रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को भी यहां से वापस भेजा जा रहा है। सुबह 4 बजे से यहां पर चेक पोस्ट पर ड्यूटी शुरू होकर रात को 8 बजे तक यहां पर चेक पोस्ट खुले रहते हैं। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।